नमस्कार स्टूडेंट, आप सबको पता है हमारे इस YouTube चैनल पे समान तौर पे क्लास 9th के एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज में आज तीसरा वीडियो भी लॉन्च कर दिया गया है। इस चैप्टर में आपको पेज वाइज जो है समझाना भी है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी करवाते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रख चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हमारा चैप्टर का नाम है समान तौर पे परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि जो भारतीय दार्शनिक थे सबसे पहले, वो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था कि दुनिया का जितना पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और वो सूक्ष्मतम कण कैसा है तो अविभाज्य है। अर्थात किसने कहा था कि इस पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण अविभाज्य है? तो दार्शनिक महर्षि कणाद ने कब कहा था? तो 500 ईसा पूर्व ये बात कहा था। और उसका नाम क्या दिया था? तो उसका नाम दिया था परमाणु। अर्थात हमारे दार्शनिक पहले ही बता चुके थे कि जनरली तौर पे सभी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो किससे बने हुए हैं? तो परमाणु से बने हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच मतभेद यानी अंतर को स्वाभाविक रूप से जानने का इच्छुक हो गया था। और सबसे पहले जो है एंटोनी वॉन लेवोजियर, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं, उन्होंने कहा था रासायनिक संयोग का नियम दिया था। अर्थात उनका कहना था कि रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियम हैं जिस नियम से दुनिया का तमाम पदार्थ बनते हैं। सबसे पहला नियम उन्होंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है किसी भी परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, तो उसका जवाब आप देने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक ने कहा था परमाणु अविभाज्य है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा महर्षि कणाद ने कहा था। अगला सवाल है हमारा कि रासायनिक संयोग का नियम जो है वो कौन कौन से हैं? तो रासायनिक संयोग का नियम द्रव्यमान संरक्षण भी है और साथ ही साथ स्थिर अनुपात का नियम है, इसलिए इसका आंसर ए एवं बी दोनों होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रासायनिक संयोग का नियम किसने दिया था? तो रासायनिक संयोग का नियम दिया था एंटोनी वॉन लेवोजियर ने दिया था। तो चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट की ओर और देखते हैं इस पेज में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो है पूर्ण रूप से सर ने अध्ययन करके और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप खुद बैठ करके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन जो आपको बताया जाएगा ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। तो इसके हिसाब से जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाकर यौगिक बनाया जाता है तो वो एक स्थिर अनुपात में होता है। जैसे कि मान लीजिए जल में जो है जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो जल का अणुसूत्र H2O होता है। अब H2O में अर्थात हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप समुद्र का पानी ले लीजिए, वर्षा का पानी ले लीजिए, चापाकल का पानी ले लीजिए, नाला का पानी ले लीजिए, प्रत्येक वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 यानी 1:8 होगा। अर्थात हाइड्रोजन के 1 ग्राम द्रव्यमान तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम द्रव्यमान होंगे, अर्थात 1:8 के अनुपात में होंगे।
आगे जैसे कि अगला है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और अमोनिया का NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो समान तौर पे इसके जो अनुपात होंगे, नाइट्रोजन के 14 और हाइड्रोजन के 3 अणु हर एक में पाए जाते हैं। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। अगला स्टूडेंट सर जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग को समझना है, पढ़ना है। तो सर जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था। एक जुलाहा परिवार में हुआ था इनका जन्म, और साथ ही साथ इन्होंने 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे, अर्थात अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में इन्होंने किया था। और 1993 ईस्वी में डाल्टन एक कॉलेज में गणित और भौतिक एवं रसायन पदार्थ के जो है मैनचेस्टर चले गए थे। उसके बाद 1808 की अगर बात करें तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने परमाणु का सिद्धांत कब दिया था। तो सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत सर जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? तो 1808 ईस्वी में दिया था। अब स्टूडेंट इस पेज से रिलेटेड MCQ कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिया था? तो स्टूडेंट रासायनिक संयोजन का नियम लेवोजियर एवं प्राउस्ट दोनों ने दिया था। चलिए हम आपको अभी समझाते हैं कि ये कैसे, इसका आंसर ये होगा, लेवोजियर और प्राउस्ट दोनों। गौर करिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के नियम जो दिए थे वो 2 नियम दिए थे। अर्थात रासायनिक संयोग का नियम किसने दिया था? हालांकि लेवोजियर का नाम आता है लेकिन इनके साथ प्राउस्ट भी थे, जिसमें सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो दूसरा सवाल हमारा है कि यौगिक में तत्वों के अनुपात निश्चित होते हैं, किस नियम के अनुसार? तो किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं उसके अनुपात निश्चित होते हैं, ये स्थिर अनुपात के नियम कहता है। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल हमारा है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो अभी तुरंत आपको बताए थे 1:8 होता है। अगला सवाल है स्टूडेंट कि अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है स्टूडेंट वो 14:3 है। अगला सवाल हमारा है कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो डाल्टन ने स्टूडेंट परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया था। चलिए इसी तरह से आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छा जवाब दे पाइएगा, ठीक है। गौर करिएगा, परमाणु नाम दिया था किसने? यानी कि पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। हालांकि भारतीय दार्शनिक ऋषि कनाद ने यह बात बताया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके डाल्टन महोदय ने परमाणु का परमाणु नाम दिया। आगे गौर करिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। आगे उन्होंने अपने तत्वों के सिद्धांत में बताया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित हैं, अर्थात प्रत्येक जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्मतम कणों से बने हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, डाल्टन साहब का ही जो है शिष्य ने जनरली तौर पे परमाणु को क्या क्या विभाजन करने का काम भी किया था, रदरफोर्ड महोदय ने। आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्होंने कहा कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है एवं रासायनिक गुणधर्म है वो समान होता है। जैसे हमारा जो लड्डू है वो लड्डू जो है जनरली तौर पे बुनिया से बना है।
अब बुनिया इसका एक तरह से परमाणु है। अब बुनिया जो है, प्रत्येक जो परमाणु है उस प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान अर्थात वजन होगा और जो रासायनिक गुण होगा यानी मिठास होगा वो एक समान होगा, ये इनका कहना था। आगे इन्होंने कहा, क्या कहा, भिन्न भिन्न जो तत्व हैं उनके गुणधर्म और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अब लड्डू ले लीजिए और उधर पेड़ा ले लीजिए, तो पेड़ा के जो मौलिक कण हैं वो और जो लड्डू के मौलिक कण हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या है, तो भिन्न है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग तत्व हैं। आगे इन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, तो निश्चित होता है। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान देंगे, तो देखिएगा स्टूडेंट क्या है, गौर करिएगा। अगला पॉइंट है परमाणु क्या होता है। तो दुनिया के जितने भी तत्व हैं उसके जो रचनात्मक इकाई है उसी को परमाणु कहते हैं। सभी तत्वों के रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। आगे स्टूडेंट है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, जैसे मान लीजिए ये गोल है, अब इसका केंद्र है, केंद्र से जो ये त्रिज्या होगा उसको सामान्यतः किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है। अब 1 नैनोमीटर में कई मीटर होता है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 1 नैनोमीटर में स्टूडेंट 10⁻⁻9 मीटर होता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टूडेंट परमाणु सिद्धांत सर जॉन डाल्टन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि परमाणु के कण अविभाज्य हैं। आगे, सभी द्रव्यों के अर्थात सभी तत्वों के रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे परमाणु कहते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा नैनोमीटर में मापा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं और गौर करिएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उसका जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। जल का अणु 10⁻⁻9 मीटर अर्थात 1 नैनोमीटर होता है। जल के अणु का त्रिज्या कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है। हीमोग्लोबिन का 10⁻⁻8। इसमें आप 2 याद रखेंगे, एक हाइड्रोजन का और एक जल का आप याद रखेंगे। आगे की ओर स्टूडेंट रुक करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया, अर्थात जो तत्व हैं दुनिया में उस सभी तत्वों का सबसे पहले चिन्ह देने का काम किसने किया था, तो वो व्यक्ति थे, उनका नाम था, क्या नाम था, तो उनका नाम था सर जॉन डाल्टन नाम था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो उन्होंने डाल्टन साहब ने हाइड्रोजन का ये संकेत दिया था, फास्फोरस का ये संकेत, कॉपर का ये संकेत, गोल्ड का, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिनम, पारा, सिल्वर, आयरन और ऑक्सीजन, ये सभी समान तौर पे किसने प्रतीक दिया था, तो ये दिए थे डाल्टन महोदय ने दिए थे। लेकिन वहीं पे आगे चल करके साइंटिस्ट में हम बात करें अगर, तो बर्जीलियस महोदय तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित किया था। जैसे अब हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, इसका प्रचलन किसने शुरू किया था, तो बर्जीलियस महोदय ने शुरू किया था। लेकिन वहीं पे आगे चल करके क्या हुआ कि कुछ ऐसे तत्व हुए जिसके अंग्रेजी अक्षरों से उनका नामकरण किया गया, लेकिन कुछ तत्व बाद में जिसका खोज हुआ तो उसके जो लैटिन नाम थे उससे उसका नामकरण किया गया। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस यानी कि क्यूप्रस से आया है, जिसका अर्थ होता है एक तरह से विशिष्ट रंग से लिया गया है। और सोना की अगर हम बात करें तो सोना का लैटिन नाम होता है औरम, और औरम से AU लिया गया है। जो हमारे चांदी होते हैं, चांदी को सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो चांदी का जो है जनरली तौर पे AG होता है। ठीक है, तो AG होता है, तो वहाँ पे AG जो आया है अर्जेंटीनम से आया है। ठीक है, अगेन गौर करिएगा, जितने तत्व होते हैं और जितने यौगिक होते हैं उसका एक IUPAC नाम होता है, जिसको IUPAC नाम कहते हैं। अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे कि बर्जिलियस महोदय ने हाइड्रोजन का H, एल्युमिनियम का Al जो है दिया, कोबाल्ट को CO दिया। आगे कुछ सवाल है, गौर करिएगा। हाइड्रोजन, अभी तुरंत आपको बता दें, हाइड्रोजन की त्रिज्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगेन जल का त्रिज्या कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10⁻⁻9 होता है। अगेन प्रथम वैज्ञानिक जिसने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया वो सर जॉन डाल्टन महोदय थे। आगे तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से संकेत का प्रतीक हो, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव बर्जिलियस महोदय ने दिया था। आगे सवाल है, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? तो स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री होता है। अगेन गौर करिएगा, चलते हैं आगे की ओर। इसी तरह से ध्यान से देखते रहिए और सवाल का जवाब देते रहिए। अब जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का Cl होता है, जिंक का Zn होता है, लोहा का प्रतीक Fe होता है जो कि इसके लैटिन नाम फेरस से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम जो है नाट्रियम होता है और पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। इसीलिए सामान्यतः स्टूडेंट पोटेशियम का कैलियम से के होता है और सोडियम का नाट्रियम से Na प्रतीक होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। हालांकि इनके साथ एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, उन्होंने इनका मदद किया था। आगे याद रखने योग्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu। इस तरह से इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा, जो कि ज़रूरी है। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है क्या, कि जो CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है। कुछ सवाल है नीचे। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? अगर आपका डाल्टन और प्राउस्ट दोनों है तो दोनों हो जाएगा, और फिलहाल अभी हमारा आंसर सिर्फ डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत सामान्यतः नाट्रियम से लिया गया है, Na होता है पोटेशियम। अगेन सोडियम का क्या होता है? तो सॉरी स्टूडेंट, पोटेशियम जो है कैलियम से लिया गया है, पोटेशियम का के होता है, और सोडियम का नाट्रियम से लिया गया है, सोडियम का Na होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। अगेन स्टूडेंट हमारा है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोडियम का लैटिन नाम स्टूडेंट जो है हमारा नेट्रियम होता है। अगला है चांदी। अब चांदी का सूत्र क्या होता है? तो अभी तुरंत बताए थे, अर्जेंटीनम Ag क्या हो जाएगा? चांदी का Ag हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला पेज पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जनरली तौर पे वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से परमाणुओं के वजन का जो है सामान्य तौर पे थ्योरी दिया था, उस थ्योरी को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, प्रत्येक तत्व को कार्बन के सबसे पहले तो शुरुआती में सामान्य तौर पे ऑक्सीजन के परमाणु के हिसाब से सभी का परमाणु का सापेक्ष करना शुरू किया। हालांकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के द्रव्यमान के सापेक्ष तत्वों का इकाई रूप 1/16वां भाग लिया गया था। वहीं पे आगे चल कर के 1961 में द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए सामान्य तौर पे कार्बन 12 यानी कि C12 का उपयोग किया गया, अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक C12। इसके हिसाब से प्रत्येक परमाणु का इकाई रूप 1/12 लिया गया। और अगेन इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमारा है कुछ परमाणु है और उसका द्रव्यमान दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम का कितना होता है स्टूडेंट? तो 40 होता है।
अगेन गौर करिएगा, इससे रिलेटेड भी आगे सवाल MCQ है, आपको ध्यान देना है। अगेन हमारा है स्टूडेंट, परमाणु किस अस्तित्व में रहते हैं? तो गौर करिएगा, परमाणु में भी जनरली तौर पे सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा गया, और परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए एक लड्डू है, अब एक लड्डू है तो लड्डू में जो बुनिया है, तो ये बुनिया क्या कहलाएंगे? तो लड्डू में जो बुनिया है ना, ये अणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? तो ये अणु कहलाएंगे। और वहीं पे अब बुनिया के भी अगर हम एक एक कण अंदर से अलग कर दें, जो सबसे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या कहलाएगा? तो परमाणु कहलाएगा। इसीलिए कहा गया है तत्व का वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है जिसमें तत्व का प्रत्येक गुण मौजूद हो, तो वो कहलाता है हमारा परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा है परमाणुकता। तो संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यौगिक हाइड्रोजन H2O है। अब H2O में टोटल अणुओं की संख्या अर्थात परमाणुओं की संख्या कितना है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो कुल मिलाकर के इसमें कितने अणु हैं? तो 3 हैं। अर्थात परमाणु कितने हैं? तो 3 परमाणु हैं। तो इसकी परमाणुकता क्या कहलाएगी? तो 3 कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके क्या करते हैं? तो अणु का निर्माण करते हैं। आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे सामान्य तौर पे अगर बात करते हैं जल, तो जल में क्या है कि 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? तो ऑक्सीजन है। अब जल के एक अणु में समान तौर पे कितने परमाणु होंगे? तो जल के एक अणु में समान तौर पे 3 परमाणु होंगे। क्या क्या? तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1, तो 2 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए स्टूडेंट गौर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, जो कि अभी हम आपको बताए हैं। अब जैसे कि आर्गन है, आर्गन का AR होता है। अब AR है तो आर्गन में सिर्फ एक अणु है, इसलिए 1 परमाणु कहलाएगा। अब हीलियम का He होता है तो He का क्या कहलाएगा? 1 परमाणु कहेगा। लेकिन आप ऑक्सीजन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो O2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन को समान तौर पे H2 लिखा जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है ये क्या होंगे हमारे? तो ये समान तौर पे क्या कहलाएंगे? तो द्विपरमाणु कहलाएंगे। नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है। अब ज्यों ही नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है द्विपरमाणु हो जाएगा। नीचे में अब सोडियम का Na सिर्फ लिखाता है। जब सोडियम का सिर्फ Na लिखाता है तो ये हो जाएगा 1 परमाणु। आयरन का सीधा Fe लिखाता है, 1 परमाणु हो जाएंगे। कॉपर का Cu लिखाता है, 1 परमाणु हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का Cl2 लिखा जाता है, इसलिए क्लोरीन का क्या होगा? द्विपरमाणु हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस को समान तौर पे P4 लिखा जाता है। अब फास्फोरस को P4 लिखा जाता है, इसलिए चतुष्परमाणु होगा। आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, गौर करते हैं। आगे सवाल होने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला HO यानी कि H2O जैसे है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, जिससे जल बनते हैं। आगे गौर करिएगा, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक जनरली तौर पे आवेशित कणों के आयन कहते हैं। यहाँ पे फिर समझिएगा, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन्हें आवेशित कण का आयन कहते हैं। अर्थात वैसा तत्व जिसमें एक धातु हो एक अधातु हो, तो उसे आवेशित कण का आयन कहेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे इसका एग्जाम्पल से हम लोग। ठीक है, जैसे कि NaCl। अब NaCl में जो है हमारा समान तौर पे Cl माइनस है और Na क्या है? प्लस है, क्योंकि हमारा Na जो है ये धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। और सोडियम ने क्लोरीन को जनरली तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन को दे करके इसके साथ संबंध स्थापित किया है, तो इसलिए हमारा NaCl जो है ये आयनिक यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं? आयनिक यौगिक हैं। आगे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्सीजन किस अनुपात में? 5:2। आगे मैग्नीशियम सल्फाइड में जो है सल्फर और मैग्नीशियम का 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का जो अनुपात होता है वो 23:35.5 होता है। आगे स्टूडेंट है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो गौर करिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संयोजकता। किसी तत्व के संयोजन शक्ति अर्थात संयोजन करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। आगे स्टूडेंट गौर करिएगा, सवाल है, सवाल क्या है? कार्बन यानी कि C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12 यानी कि 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। आगे स्टूडेंट है हमारा Ca कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है स्टूडेंट? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 यानी कि 40 होता है। अगला स्टूडेंट हमारा है, किसी तत्व के सापेक्ष द्रव्यमान C12 के कितने भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो कार्बन का C12 है तो 1/12 हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन स्टूडेंट है, किसी तत्व के सापेक्ष द्रव्यमान O के कितने भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है? आपको पता ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है, इसलिए हमारा होगा 1/16 यानी आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे गौर करिएगा स्टूडेंट, हमारा क्या पॉइंट है, और ये पॉइंट जो हमारा क्या है तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ संकेत दिए गए हैं, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag और कॉपर का Cu, और ये सब जो प्लस दिया है इससे समझ जाइए कि ये सभी क्या है? धातु हैं। ठीक है, और ये सभी एक परमाणुक है क्योंकि इसका एक दिया गया है, यानी कि Na क्या है? तो Na सिर्फ 1 है। ठीक है, वहीं पे मैग्नीशियम Mg2, कैल्शियम Ca, जिंक का Zn, आयरन का Fe, कॉपर का जो है Cu, ये सभी द्विपरमाणुक हैं। क्या है? ये सभी द्विपरमाणुक हैं, और +2 आयन यहाँ पे दिया गया है। एल्युमिनियम, क्योंकि आयन अगर प्लस है, जो ही प्लस है समझ जाइए ये सभी धातु हैं। वहीं पे जिस पे माइनस ये सभी लगा हुआ है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे समान तौर पे अधातु हैं क्योंकि इसमें माइनस आयन दिया गया है। आगे की ओर रुख करते हैं, और ये सभी मिलकर के स्टूडेंट क्या बनाता है? अब जैसे कि सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर के NH बनाया, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर रुख करते हैं स्टूडेंट, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अगला कुछ सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO होता है। आगे स्टूडेंट गौर करिएगा, सरल कुछ सूत्र दिया गया है जो कि आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? तो अब जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समानता हाइड्रोजन का संयोजकता जो है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। अब हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1, इस तरह से HCl बन जाएंगे। आगे गौर करिएगा, रासायनिक समीकरण कैसे बनता है? तो अब हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बनाना है। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है और सल्फर का संयोजकता 2 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के आदान प्रदान कर लेते हैं और H2S हो जाएगा हमारा समान तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन का क्या होता है? संयोजकता 4 होता है और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। ये एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिया और CCl4 बना लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लिया। तो इसी प्रकार ये सभी जो है समान तौर पे बने हुए हैं। ये सूत्र आप लोग क्या करिएगा? नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं। ये सभी कुछ सूत्र दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है। तो हाँ स्टूडेंट, यहाँ से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू। अगर आपको किसी और वीडियो किसी और चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप आसानी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कमेंट हमारे सराखों पे होगी और आपकी बात भली भांति सुनी जाएगी और अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो धन्यवाद। नेक्स्ट दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।